नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग। और करंट अफेयर्स की क्लास अभी रक्षाबंधन का जो आपका फेस्टिवल चल रहा है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव भी जुड़ूंगा, लेकिन तब तक आपकी सभी क्लासेस प्रीमियर के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेंगी। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी जो भी क्लासेस हैं और जो भी पर डे की करंट अफेयर्स है वो आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी। और रक्षाबंधन फेस्टिवल जैसे ही खत्म होगा हम लोग यहाँ पर दोबारा से लाइव क्लासेस की यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद इन 1 और 2 डेज, क्योंकि अभी मैं अपने होम टाउन पर हूँ। जैसे ही हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ से जुड़ते हैं, तो लखनऊ से लाइव आपके साथ में कनेक्ट हो जाऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो बस उतना सा आप लोग यहाँ पर वेट करें, ठीक है। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी पर सिंपली आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन को ओपन करना है, अंकित गुप्ता वहां पर नाम सर्च करना है और आसानी से आप वहां पर मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप सिंपली जाकर सर्च कीजिएगा अंकित गुप्ता जी का और आप आसानी से वहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। शाम 4 बजे एसएससी सीजीएल और जीएस को टारगेट करते हुए जो आपकी जीके की क्लास चल रही है उसको देखना ना भूलें, शाम 4 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा रिवीजन सेशन पर आ जाते हैं कि रिवीजन प्रश्नों की यहाँ पर करते हैं शुरुआत आप सभी के साथ, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन नीतियों में से किसकी जगह लेगी, किसका स्थान लेगी। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन है और उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव बाय द गवर्नमेंट विल रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1990, 1986, 1980 और 1999। करेक्ट आंसर पर बनता है 1986, यानी कि वर्तमान में जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर क्या करेगी, उसका स्थान लेगी, उसकी जगह लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयर टू ड्रीम डेयर टू ड्रीम 2.0 किस संगठन के द्वारा शुरू की गई एक इनोवेटिव कंटेस्ट है, मतलब कि एक बहुत ही इनोवेशन के लिए या फिर नई नई चीजें नए नए विचारों को यहाँ पर लाने के लिए। डेयर टू ड्रीम 2.0 इज एन इनोवेटिव कंटेस्ट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया यहाँ पर एक इनोवेटिव कॉन्टेस्ट है, या फिर ये डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया एक इनोवेटिव कॉन्टेस्ट है, या फिर इसरो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। तो करेक्ट आंसर पर बनता है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इन बातों को भी साथ ही साथ यहाँ पर याद रख लेते हैं। डीआरडीओ जब स्थापित हुआ था 1958 में, तभी अमेरिका में नासा की स्थापना हुई थी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका बनता है वाशिंगटन डीसी, ये भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। रुपे कार्ड के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। रुपे आपका क्या बनता है, रुपे आपका एक पेमेंट गेटवे यहाँ पर बनता है। रुपे क्या बनता है, रुपे आपका एक पेमेंट गेटवे बनता है। इसरो के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर आपका मौजूद है बेंगलुरु शहर में, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय घोषित कर दिया गया है। इसको वापस से अब इसका एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर किस मंत्रालय के नाम पर या क्या नाम यहाँ पर रखा गया है, तो इसको शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर नाम दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द पेटीएम मनी। वरुण श्रीधर विजय शेखर शर्मा, ए बाल सुब्रमण्यन या फिर अश्विनी भाटिया। फटाफट आंसर बताइएगा कि पेटीएम मनी के सीईओ, लास्ट टाइम बताया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ पेटीएम मनी, तो वरुण श्रीधर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। जबकि पेटीएम के फाउंडर और वर्तमान इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा अगर आपसे ये याद रखना है कि पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर बनता है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर आपका मौजूद है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बनेगा साथ ही साथ। अगला प्रश्न, एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव आपका कौन रहा। एआईआईबी का फुल फॉर्म बनता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फटाफट से आप लोग लिखकर ये बताएं कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर मौजूद है। फटाफट से आप लोग मुझे यहाँ पर ये लिखकर बता सकते हैं। हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द एआईआईबी। राजनाथ सिंह हमारे बनते हैं डिफेंस मिनिस्टर।
मिनिस्टर अमित शाह, ये हमारे बनते हैं होम मिनिस्टर। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमित शाह, ये भी याद रखिएगा। अमित शाह जी भारत की अगर मैं बात करते हैं होम मिनिस्टर हैं, ये गुजरात के किस संसदीय क्षेत्र से आपके सांसद चुनकर आते हैं? तो उस संसदीय क्षेत्र का नाम, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आपके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है। मिसेस निर्मला सीतारमन, ये हमारे देश की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वर्तमान वित्त मंत्री बनते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी। कल आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के खिलाड़ी का नाम बनता है यहाँ पर काजी अनिक इस्लाम। बांग्लादेश के खिलाड़ी का नाम काजी अनिक इस्लाम। ये डोप टेस्ट में आपके फेल होने के लिए 2 साल का इन पर प्रतिबंध आपका लगा दिया गया है। वे किस खेल से आपके संबंधित हैं, किस खेल से आपके जुड़े हुए हैं? फटाफट मुझे यहाँ पर लिखकर बताइएगा। Bangladesh player Kazi Anik Islam has been handed a 2-year ban for failing dope test. He is related to which of the following sport? Tennis, hockey, football and cricket. Correct answer पर बनता है ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट। ये क्रिकेट खेल से आपके संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। हाल ही में इन पर 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में 2020 के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने। हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 एट द नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेज। जिसको भी अवार्ड मिलता है, जिसको भी ऑनर मिलता है, उसके बारे में मैंने आप सभी को ये बोल रखा है कि उसका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपको अपनी नोटबुक में, जहां कहीं भी आप करंट अफेयर्स नोट डाउन करते हैं, तो एक सेक्शन आप लोग क्या करेंगे, वहां पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स का भी बनाएंगे, और वहां पर आप क्या लिखते जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और किसे दिया गया है उसकी एक अलग लिस्ट वहां पर आप लोग बनाते हुए चलेंगे। ये आपके लिए जरूरी बनता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव का सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो आपकी जारी की गई है, अप्रूव की गई है, ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है। इसने 1986 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसका यहाँ पर स्थान लिया है। Who was the head of the committee set up by the government to suggest the changes in the education system under the national education policy? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव का सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? के कस्तूरी रंगन कमेटी, एम माधवन नायर कमेटी, जी माधवन नायर कमेटी, माधव गौडगिल कमेटी और के राधाकृष्णन कमेटी। आसान प्रश्न बनता है और ये मुझे लगता है आपको रट जाना चाहिए कि हाल ही में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके लिए जो कमेटी आपकी बनाई गई थी, उस कमेटी के प्रमुख के कस्तूरी रंगन थे। इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला प्रश्न, अच्युता राव की, जिनकी हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में यहाँ पर क्या हुआ है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। कोविड-19 की वजह से इनका हाल ही में निधन हुआ है। एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, या फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, या फिर चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थे, या फिर सैंड आर्टिस्ट थे। अच्युता रॉय, who has died at the age of the 58 recently due to the COVID-19, was a well-known चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, यानी कि बच्चों के अधिकारों के काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक आपके राइट्स एक्टिविस्ट थे। इनका हाल ही में क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से निधन हुआ। तो जो आपके पॉपुलर ऑबिचुरी वाला जो सेक्शन होता है, वहां पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जाने माने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थे जिनका हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, निधन हुआ। अगला प्रश्न, किस राष्ट्र की, किस कंट्री की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक को यहाँ पर पारित किया है? विच नेशंस कांग्रेशनल कमिटी हैज पास्ड अ बिल टू प्रमोट लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड दी मार्टिन लूथर किंग जूनियर? यूएस, फ्रांस, यूके और साउथ अफ्रीका। इन चारों कंट्री में से कौन महात्मा गांधी और कौन मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके विचार, उनकी सीख, उनकी उपदेश, उनकी विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका अमेरिका। साउथ अफ्रीका से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी का नाम यहाँ पर आया है, तो एक बात याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी आपका कहा जाता रहा है। तो ये याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गांधी कहे गए। इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी आत्मकथा बनती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आगे चल के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने भी अपनी आवाज खड़ी की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो रहा पिछली क्लास का रिवीजन। उम्मीद है रिवीजन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहा होगा। एक बार यस लिखकर बताइएगा कि हाँ सर रिवीजन सही रहा या नहीं। अब हम लोग फ्रेश एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी क्विज के लिए रेडी हैं? तो एक बार मुझे यहाँ पर यस लिखकर जरूर बताएं कि यस सर वी आर रेडी फॉर द क्विज। आप स्टार्ट कर सकते हैं
और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी बनती है, उस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आप सभी के सामने, इन विच इंडियन स्टेट, किस भारतीय राज्य में हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पास बिल्स फॉर हैविंग 3 कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, यानी कि भारत के किस राज्य ने अपने राज्य की 3 राजधानियों को, यहाँ पर मतलब कि राज्य में 3 राजधानियों के लिए, कौन सा भारतीय राज्य 3 राजधानियों के लिए बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो आपकी बनती है शिमला। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपकी बनती है। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं तो हाल ही में गैरसैंण को भी इसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी अनाउंस किया गया था। आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही जवाब बनता है। अब ये वाकया हुआ कैसे, ये सारी चीजें हुई कैसे, अब ये सारी चीजें कैसे हुई वो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर मैप ड्रॉ करेंगे और फिर उसके माध्यम से यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड, ये नेपाल का रीजन, ये सिक्किम का इलाका, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें यहाँ से होते त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, इस तरह से होते हुए हम लोग आते हैं नॉर्थ, ये आपका साउथ इंडिया बन जाता है, यहाँ पर पूरा साउथ इंडिया, इस तरह से इंडिया का आपका नक्शा यहाँ पर बन गया। अब यहाँ कहीं आपका जो है वो आपका तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश राज्य आपके इस तरह से मौजूद है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य आपके हुआ करते थे, ये तो आप सभी को पता है, ये पूरा आपका एक ही स्टेट हुआ करता था जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश कहते थे। लेकिन तारीख आपकी बनती है 2 जून 2019, नहीं 2014, 2 जून 2014 को यहाँ पर क्या होता है, आंध्र प्रदेश को बांटकर ये वाला जो स्टेट आपका बनता है, आंध्र प्रदेश को बांटकर ये वाला जो स्टेट आपका बनता है, इसे तेलंगाना नाम आपका दिया जाता है। तो भारत का 29वां राज्य, उस समय भारत का 29वां राज्य आपका बना था तेलंगाना स्टेट, और इसका स्थापना दिवस, इसका जो फाउंडेशन डे बनता है वो 2 जून आपका बनता है, ये याद रखिएगा। अब 2 जून आगे चल के ये भी होता है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने भी 2 जून का ही अपना फाउंडेशन डे अपना भी मनाया। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 जून को किन 2 भारतीय राज्यों का फाउंडेशन डे आपका होता है, तो आपको आंसर वहां पर तेलंगाना करना है और आंध्र प्रदेश आपको वहां पर आंसर करना है। अब लंबे समय से आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद जो शहर आपका बनता है वो तेलंगाना स्टेट के अंदर आपका आ गया, जिसकी वजह से तेलंगाना की राजधानी को यहाँ पर हैदराबाद आपका चुना गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी का संकट खड़ा हुआ कि इनको अब अपनी नई राजधानी यहाँ पर घोषित करनी होगी। काफी लंबे समय तक विजयवाड़ा यहाँ पर बोला गया कि विजयवाड़ा को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, नई राजधानी यहाँ पर घोषित किया जाएगा। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे आपका मौजूद है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि विजयवाड़ा किस रिवर के किनारे है। क्योंकि अगर मैं 3 राजधानियों की बात करता हूँ तो इन 3 राजधानियों में से भी आपकी जो राजधानी बनती है वो आपकी क्या है, इन 3 राजधानियों में से भी जो आपकी राजधानी बनती है, एक राजधानी जो आपकी है वो आपकी कहां पर मौजूद है, वो राजधानी भी आपकी कृष्णा नदी के किनारे मौजूद है। तो आंध्र प्रदेश काफी लंबे समय से जद्दोजहद के बाद यहाँ पर 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट अपनाया गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि इन 3 राजधानी वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्यों अपनाया गया, या इसका आइडियल या ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये प्रेरणा आपकी मिलती है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ तो साउथ अफ्रीका आपका एक कंट्री बनता है, एक आपका देश बनता है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दक्षिण में आपका मौजूद है, बिल्कुल दक्षिणी छोर पर आपका मौजूद है, इसीलिए इसको साउथ अफ्रीका आपका कहा जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की भी आपकी 3 राजधानियां यहाँ पर बनती हैं, जिसकी वजह से, और यही साउथ अफ्रीका के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कॉन्सेप्ट के तौर पर यूज किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल बनती है आपकी प्रिटोरिया। जो देखिए यहाँ पर भी 3 राजधानियां हैं, लेकिन प्रिटोरिया यहाँ पर एग्जीक्यूटिव या आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि कार्यकारी या फिर प्रशासनिक राजधानी जो आप साउथ अफ्रीका की कहेंगे उसे आप लोग प्रिटोरिया कहेंगे। यहीं से सारा का सारा जो कंट्री का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका वर्क करता है। ब्लूमफॉन्टेन की बात करते हैं, ये यहाँ की जुडिशियल कैपिटल बनती है, मतलब कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंट हियर। जिस तरह से भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ कंट्री। किसी भी देश के अंदर देश की जो सर्वोच्च न्यायालय होती है उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी दिल्ली शहर में आपकी मौजूद है। तो इसी तरह से ब्लूमफॉन्टेन जो शहर आपका बनता है साउथ अफ्रीका का, वहां पर
दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो आपका वहां पर मौजूद है, इसीलिए आपकी जुडिशियल कैपिटल यहाँ पर बनती है ब्लूमफोंटेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल जो आपकी बनती है वो केप टाउन बनती है। सीट्स ऑफ द बोथ हाउसेस, लोअर हाउसेस एंड द अपर हाउसेस। अगर अपने देश में हम लोग बात करते हैं अपर हाउस की, तो राज्यसभा हमारे देश का अपर हाउस बनता है, लोकसभा हमारे देश का क्या बनता है, लोअर हाउस यहाँ पर बनता है। हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा ये सभी हमारी संसद का पार्ट है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा यहाँ पर बनती हैं। ये तो आप सभी को पता है। तो पार्लियामेंट का हिस्सा यहाँ पर ये बनती हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे देश की पार्लियामेंट भी आपकी कहाँ पर मौजूद है, हमारे देश की पार्लियामेंट भी आपकी नई दिल्ली में मौजूद है, याद रखेंगे। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका की जो संसद है वहां का लोअर हाउस और जो अपर हाउस है वो आपका केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। और जुडिशियल कैपिटल की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ब्लूमफोंटेन में मौजूद है। और जो भी आपकी कार्यकारी या एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका प्रिटोरिया से रन होता है। तो इस तरह से 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर चलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश में भी 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट रखा गया। एक राजधानी हुई अमरावती, दूसरी राजधानी आपकी बनी विशाखापत्तनम, तीसरी राजधानी आपकी बनती है यहाँ पर अमरावती, विशाखापत्तनम, और तीसरी यहाँ पर बनती है कुरनूल। आप सभी का एक काम है और वो काम आपको यहाँ पर क्या, कुरनूल, 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 ओके ये गलत हो गया, कुरनूल। आपको यहाँ पर बताना है कि अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल में से कौन सी राजधानी बनती है, जुडिशियल कैपिटल कौन है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन है, लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन है, या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी इस वीडियो को मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। एक और चीज, साउथ अफ्रीका की जो आपकी करेंसी बनती है वो रैंड बनती है, RAND, रैंड यहाँ की करेंसी आपकी बनती है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। Renowned politician Amar Singh has passed away at the age of 64. He was a member of the Rajya Sabha from which state? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अमर सिंह का 64 वर्ष की आयु में क्या हो गया, यहाँ पर निधन हो गया। राज्यसभा का जो राज्यसभा के सदस्य थे वो किस राज्य से थे, राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से थे, गुजरात राज्य से थे, राजस्थान से थे, मध्य प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक अलग ही ओहदा अमर सिंह का था, लेकिन हाल ही में 64 साल की आयु में इनका निधन हुआ। राज्यसभा के सदस्य थे, आपके मेंबर ऑफ द राज्यसभा थे, कहां से, यूपी स्टेट से आपके ये राज्यसभा मेंबर आपके थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अभी कुछ ही दिनों पहले, करीब 8 से 10 दिन पहले ही, मध्य प्रदेश के जो आपके पूर्व गवर्नर रहे जिनका नाम बनता है लालजी टंडन साहब, उनका भी आपका निधन हुआ था। तो ये बात भी साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इंडियन स्पोर्ट्स स्टार रजत भाटिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? किस खेल स्टार, भारतीय खेल स्टार रजत भाटिया ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की यहाँ पर घोषणा की है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, इनमें से चारों में से किस खेल से अपने रिटायरमेंट की यहाँ पर घोषणा की है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। करेक्ट आंसर पर बनता है क्रिकेट। याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट क्लास या फर्स्ट श्रेणी जो आपका क्रिकेट बनता है उसके लिए ये आपका खेला करते थे। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। 40 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट यहाँ पर आपका ले लिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, क्रिकेट के इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज को याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, एक बार फटाफट से उसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे। क्रिकेट की कप्स एंड ट्रॉफीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो क्रिकेट में क्या क्या बनता है कि ईरान से दिलीप निकला, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि ईरान से दिलीप निकला देवधर, रंजीत और मुश्ताक अली के साथ, देवधर, रंजीत और मुश्ताक अली के साथ एशिया, वहां जाके क्या किया, जितने लोगों को याद है तो साथ में रिवीजन भी कर लें। उसके बाद वहां पर क्या किया, जिलेट शेव करा के फ्रेंडशिप की, जिलेट शेव करा के क्या की, फ्रेंडशिप की, और रानी लक्ष्मीबाई के सामने शीश झुकाए, और रानी लक्ष्मीबाई के सामने शीश झुकाए। तो ये आपकी कंप्लीट ट्रिक बनती है जो कि मैंने आपको लर्न कराई थी। ईरान से दिलीप निकला देवधर, रंजीत और मुश्ताक अली के साथ एशिया, जिलेट शेव करा के फ्रेंडशिप की और रानी लक्ष्मीबाई के सामने शीश झुकाए। अगर आप इस लाइन को याद रख पाए तो आपको टोटल 10 कप एंड ट्रॉफी क्रिकेट के गेम की याद हो जाएंगी। ईरान से याद रखना है ईरानी ट्रॉफी, दिलीप से याद रखना है दिलीप ट्रॉफी,
देवधर से याद रखना है देवधर ट्रॉफी, देवधर से क्या याद रखेंगे, देवधर से याद रखेंगे देवधर ट्रॉफी। रंजीत से आप लोग याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी, रंजीत से क्या याद रखेंगे, रणजी ट्रॉफी। और फिर मुश्ताक अली, तो मुश्ताक अली से आप याद रखेंगे मुश्ताक अली ट्रॉफी, मुश्ताक अली के साथ एशिया, मुश्ताक अली के साथ एशिया, एशिया लिखना हम लोग यहाँ पर भूल गए, तो एशिया से एशिया कप। जिलेट शेप करा के फ्रेंडशिप की, तो जिलेट शेप से याद रखना है जिलेट कप जो कि न्यूजीलैंड में होता है। फ्रेंडशिप की तो नेट वेस्ट फ्रेंडशिप ट्रॉफी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। रानी लक्ष्मीबाई के सामने शीश झुकाए, तो रानी लक्ष्मीबाई क्रिकेट ट्रॉफी भारत में स्टेट्स के बीच में होती है। शीश झुकाए तो शीश से आप लोग याद रखेंगे शीश महल ट्रॉफी। तो टोटल आपकी 10 कप एंड ट्रॉफी आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। अगर आपको हॉकी कप एंड ट्रॉफी याद है तो फटाफट से यहाँ पर लिखकर मुझे बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद हॉकी की कप एंड ट्रॉफी को नोट जरूर करें। जिन विद्यार्थियों को हॉकी कप एंड ट्रॉफी नहीं पता है, जो कि मैंने आपको बता रखी है, पढ़ा रखी है, याद करा रखी है, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है, तो जिन विद्यार्थियों को याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर कमेंट करें, ताकि वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में वो ट्रिक अपनी वहां से निकाल सकें। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब तक कुल कितने भारतीय राज्यों को एकीकृत किया गया है, मतलब कि शामिल किया गया है। हाउ मेनी टोटल स्टेट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड विद अ वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट 24, 28, 23 और 21। फटाफट से यहाँ पर बताएगा करेक्ट आंसर क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो इस योजना के तहत किसी भी राज्य का कोई भी मजदूर, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, अगर आपका एक भारतीय राज्य में राशन कार्ड वगैरह वो रखता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो प्रवास करता है, या किसी भी स्टेट में या किसी भी दूसरे स्टेट में अगर वो जाता है, तो वहां पर भी वो राशन कार्ड के माध्यम से राशन जो है वो आपका परचेज कर पाएगा, यानी कि उस राशन कार्ड के माध्यम से उसे जो सुविधा मिलेगी वो दूसरे भारतीय राज्यों में भी मिल पाएगी। तो इस तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड, जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन वाली योजना आपकी शुरू की गई थी, जिस तरह से जीएसटी को आपका लागू किया गया था, वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो कि एक भारतीय राज्य अपने नेटिव स्टेट से, यहाँ जहां पर उनका जन्म हुआ या जहां पर जिस भारतीय राज्य के वो नागरिक है, अगर दूसरे राज्य में काम के चक्कर में या किसी दूसरे रीजन से जीविकोपार्जन के लिए अगर वहां पर जाते हैं, तो इस योजना के तहत उन्हें वहां पर काफी सहूलियतें यहाँ पर मिलेगी। टोटल अभी तक 24 स्टेट्स में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को यहाँ पर क्या किया जा चुका है, लागू यहाँ पर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द mpay.me is a personalized UPI powered payment link service। UPI का फुल फॉर्म क्या बनता है, फटाफट से ये भी लिखकर बताइएगा, कई बार पहले भी बता चुके हैं। व्हाट इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ UPI? यूपीआई पावर्ड पेमेंट लिंक सर्विस लॉन्च बाय विच कंपनी, मतलब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वैसे आपकी एक बिजनेस न्यूज बनेगी, इकोनॉमी की न्यूज बनेगी। mpay.me किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई एक व्यक्तिगत यूपीआई संचालन भुगतान सेवा लिंक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से रॉन्ग है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। mpay.me, कल हम लोग रिवीजन सेशन में इस कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो, कंपनी आ ही गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है, मोबीक्विक। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन था पे, फोन पे, फ्री चार्ज, पेटीएम और मोबीक्विक, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बनता है, मोबीक्विक। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या बनता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railways and this bank launched a contactless credit card on RuPay platform recently। भारतीय रेलवे और इस बैंक ने हाल ही में रूपे प्लेटफॉर्म पर एक संपर्क रहित, मतलब कि जिसमें आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्रेडिट कार्ड दूसरे व्यक्ति को देने की जरूरत है, कॉन्टैक्टलेस ये क्रेडिट कार्ड आपका रहेगा कोविड-19 को देखते हुए। तो इसको आपका यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा, भारतीय रेलवे ने मिलकर इसे रूपे प्लेटफॉर्म, रूपे आपका एक पेमेंट गेटवे बनता है और यूपी का फुल फॉर्म बनता है रूपी पेमेंट, क्या बनता है, रूपी पेमेंट, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आपका एक क्या बनता है, एक सर्विस बनती है। करेक्ट आंसर पर बनता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या बनेगा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो एसबीआई बैंक का फाउंडेशन डे आपका 1 जुलाई को आपका मनाया जाता है, और तारीख तो 1 जुलाई आपकी बनती है,
और ईयर आपका जो बनता है वो बनता है 1955 यानी कि 1955। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी बनता है कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मौजूद है। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में मौजूद है। बीओबी की बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर जो आपका बनता है वो वडोदरा गुजरात बनेगा। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक बनता है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनता है आईसीआईसीआई बैंक, हेडक्वार्टर इसका आपका यहाँ पर बनता है मुंबई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और फिर बताइएगा यहाँ पर सही जवाब आपका क्या बनेगा। द श्री श्री जयकाली मदर टेम्पल, मातर टेम्पल, ठीक है, इज इन विच कंट्री। श्री श्री जयकाली मदर मंदिर किस देश में आपका मौजूद है, नेपाल, मालदीव, भूटान और अब बांग्लादेश। फटाफट से बताएगा, क्योंकि इस मंदिर के बारे में इसलिए यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि ये मंदिर करीब करीब 300 साल पुराना मंदिर है, 300 ईयर्स ओल्ड ये आपका मंदिर बनता है। और इस मंदिर के पुनः स्थापना के या पुनः स्थापना के लिए और इसकी रिपेयरिंग के लिए, इसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर भारत से मदद दी गई है और भारत इस मंदिर को दोबारा निर्मित कराने में यहाँ पर इस कंट्री की मदद आपका करेगा। नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश, तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर बनता है बांग्लादेश। क्या बनता है यहाँ पर, बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही जवाब अब बनता है। इससे पहले भारत ने नेपाल में, जो नेपाल की राजधानी बनती है क्या, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी आपका जो मंदिर बनता है जिसका नाम बनता है पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। कोई विद्यार्थी अगर ये बता सकता है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए भारत ने उसकी स्वच्छता और सफाई के लिए कितना यहाँ पर दान या फिर अमाउंट यहाँ पर देने का वादा किया है, तो फटाफट से यहाँ पर लिखकर बता सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर आपका नेपाल काठमांडू में आपका मौजूद है और इस मंदिर की साफ सफाई के लिए भारत ने करीब करीब 2.33 करोड़, ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ अमाउंट है, 2.33 करोड़ का अमाउंट देने की यहाँ पर बात की गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह से भारत में वाराणसी और मदुरई शहरों को भारत में टेम्पल्स यानी कि सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक उसी तरह से काठमांडू को नेपाल में भी मंदिरों का शहर आपका कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड केदारनाथ मंदिर, क्योंकि मंदिरों की बात यहाँ पर चल रही है, तो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर ने जो प्रसाद होता है मंदिर का, उसे ऑनलाइन ऑनलाइन प्रसादम देने की यहाँ पर ऑनलाइन प्रसादम देने की यहाँ पर सुविधा आपकी शुरू की है। जो लोग यहाँ पर मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, वो लोग इस मंदिर के प्रसाद को ऑनलाइन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर पर बनेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम बनता है शेख हसीना, इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रेसिडेंट का नाम क्या बनता है, ये तो आप लोग फटाफट से लिखकर बताएंगे। ढाका यहाँ की करेंसी, ढाका यहाँ की राजधानी बनती है, जबकि टका यहाँ की करेंसी बनती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कल मैंने आपको 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर एक ट्रिक लिखकर दी थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के जितने भी आपके पड़ोसी कंट्री बनते हैं और मैं सबसे जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश ही आपकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है, याद रखिएगा। वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बचपन में एमबीए किया, क्या बताया था, बचपन में एमबीए किया, तो बचपन के बीए से बांग्लादेश, सीएच से चाइना, पीए से पाकिस्तान, एन से नेपाल, ये चारों कंट्री भारत के वो कंट्री हैं। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर नेपाल। तो इसी नंबर के अनुसार नंबर 1 पोजीशन पर आपका बनता है बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सेकंड नंबर पर सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ, थर्ड नंबर पर सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ और फोर्थ नंबर पर सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ भारत की साझा होती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने केसर के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे हम लोग भौगोलिक संकेत कहते हैं, उसका पंजीकरण का प्रमाण पत्र हाल ही में इनको दिया गया है। Which state and union territory has issued a certificate of the geographical indication GI registration for the saffron? सैफरन के बारे में आप जानते हैं कि सैफरन जो होता है, केसर जो आपका होता है, उसे करेवा करेवा नाम की मिट्टियों पर उगाया जाता है और जो करेवा मिट्टी होती है वो हमेशा आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। तो जम्मू एंड कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर, जम्मू एंड कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर, हाईलैंड्स पर करेवा मिट्टी पर आपका केसर उगाया जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
और केसर के लिए हाल ही में जो जो आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको आपका जीआई टैग आपका दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। जीआई टैग हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में काफी पॉपुलर होता है और कई सालों और सदियों से वहां के लोग उस प्रोडक्ट को बनाते चले आ रहे हैं, या उस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी है, वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, इसके लिए वो प्रोडक्ट उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपका दिया जाता है। जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई, तिरुपति का लड्डू हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कर्नाटका की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा कर्नाटका स्टेट को सबसे ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा जो जीआई टैग दिया गया है वो कर्नाटका को आपको दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत में 300 350 से भी ज्यादा जीआई टैग अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। एक बार किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दे दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट अगले 10 सालों के लिए उसे जीआई टैग मिल जाता है, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर जीआई टैग दिया गया है वो 10 सालों के लिए वैलिड होता है, फिर उसे 10 सालों के बाद फिर से रिन्यू यहाँ पर कराना आपका होता है। केसर के अलावा अगर मैं बात करता हूँ मणिपुर की, तो मणिपुर के काले चावलों को हाल ही में जीआई टैग मिला था, तो ये भी साथ साथ याद रखें कि मणिपुर के काले चावलों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, इनको चकहाव चावल कहा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गोरखपुर शहर की, किसकी बात करता हूँ, गोरखपुर शहर की अगर मैं बात करता हूँ, गोरखपुर सिटी इन यूपी, तो यहाँ पर गोरखपुर टेराकोटा, लाल मिट्टी से बनाए जाने वाले सजावटी सामानों को यहाँ पर टेराकोटा कहा जाता है, तो गोरखपुर टेराकोटा को भी आपका जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसी से कुछ समय पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो ये सब अभी लेटेस्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं, इन्हीं को याद करते हुए यहाँ पर चलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो यहाँ पर जीत लिया? वो अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? सभी तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट थे वो कोविड-19 की वजह से आपके बंद थे, लेकिन हाल ही में अगर मैं फार्मूला रेसिंग की बात करता हूं तो फार्मूला 1 रेसिंग ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 की अगर मैं बात करता हूं किसने जीता, सेबेस्टियन वेटेल, चार्ल्स लेक्रेक, मैक्स या फिर लुइस हैमिल्टन, इन चारों में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि आपका फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक होता है ये आपका जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं? 2 से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। पहला कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है वो किसने जीता, दूसरा खिलाड़ी का नाम क्या बनता है और खिलाड़ी किस कंट्री से बिलोंग करता है, और तीसरा वो खिलाड़ी किस पर्टिकुलर कंपनी की जो आपकी कार होता है वो आपकी रन करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर बनते हैं। अगर मैं लुइस हैमिल्टन की बात करता हूं तो ये किस कंपनी की रेसिंग कार को यहाँ पर दौड़ाते हैं और यहाँ पर उन्होंने ये खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन दुनिया के जाने माने रेसर ड्राइवर हैं, ये आपके ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी के लिए यहाँ पर कार ड्राइव यहाँ पर करते हैं। सेबेस्टियन वेटेल की बात करते हैं, जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं और ये फरारी कार को आपको यहाँ पर दौड़ाते हैं, इनकी कंपनी का नाम फरारी बनता है। निको रॉसबर्ग भी एक प्रसिद्ध आपके रेसर ड्राइवर हैं और ये जर्मन रेसर ड्राइवर बनते हैं, ये भी मर्सिडीज के ही यहाँ पर क्या बनते हैं, ड्राइवर आपके यहाँ पर बनते हैं। इंडिया में भी आपका एक F1 फार्मूला रेसिंग ट्रैक आपका मौजूद है जिसकी तस्वीर आप सभी के सामने है। ये तस्वीर देख करके आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि भारत का इकलौता जो रेसिंग ट्रैक आपका मौजूद है, फार्मूला रेसिंग ट्रैक, ये कहाँ पर मौजूद है? चलो सिटी का नाम तो मैं बता देता हूँ, सिटी आपकी बनती है नोएडा सिटी, नियर दिल्ली, ये दिल्ली एनसीआर में आती है नोएडा। नोएडा सिटी में आपका ये जो रेसिंग ट्रैक है वो आपका मौजूद है। नोएडा का फुल फॉर्म बनता है न्यू ओखला डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि रेम्बो नाम से जो आपका मेट्रो स्टेशन है वो आपका मौजूद है, जो कि भारत का इकलौता आपका पहला ट्रांसजेंडर मेट्रो स्टेशन भी आपका यहाँ पर बनता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिटेल में डिस्कशन करके आपको बताया था, ये आप सभी को याद होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत का इकलौता जो आपका फार्मूला रेसिंग ट्रैक आपका जो बनता है वो आपका नोएडा शहर में ही आपका मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? ये नोएडा शहर में ही आपका मौजूद है, ये आपको याद होना चाहिए। इस रेसिंग ट्रैक का नाम क्या बनता है? अगर आप ये बताना चाहें तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओह सॉरी, ओके, हाँ, तो इस रेसिंग ट्रैक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, रेसिंग ट्रैक की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो नोएडा में आपका ये जो रेसिंग ट्रैक मौजूद है इसका नाम है बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक। क्या बनता है? बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक इसका नाम बनता है। ये इकलौता है भारत में बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक। और नोएडा में जो आपका
मेट्रो स्टेशन मौजूद है जो कि आपका सेक्टर 50 में आपका मौजूद है नोएडा में। ये इकलौता मेट्रो स्टेशन है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समर्पित है। इसका नाम बनता है रेम्बो मेट्रो स्टेशन जो कि नोएडा में आपका मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो ये कुशीनगर यूपी में आपकी मौजूद है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, द कोना कोना उम्मीद अभियान, द कोना कोना उम्मीद कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक टू प्रोवाइड ग्रेट ऑफर्स एंड डील्स टू इट्स कस्टमर। यानी कि कोना कोना उम्मीद अभियान की अगर हम बात करते हैं, नाम यही है, अभियान का नाम और कैंपेन का नाम आपको याद रख के चलना है। ये आपकी एक इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज हो जाएगी या फिर आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज हो जाएगी, बैंकिंग से संबंधित आपकी ये न्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो ये बैंकिंग संबंधित करंट अफेयर्स आपकी बनेगी। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? आपका एक बैंकिंग इनिशिएटिव बनता है, एक अभियान बनता है, ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर और सौदे प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। पहली चीज के चारों बैंक यहाँ पर क्या है, आपके प्राइवेट बैंक बनते हैं, चाहे फिर वो यस बैंक हो, चाहे फिर वो आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे फिर वो आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे फिर वो आपका एचडीएफसी बैंक हो। करेक्ट आंसर पर बनता है कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि यस बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका जो बनता है वो मुंबई में बनता है। यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में बनता है, ये भी याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में बनता है और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में बनता है, याद रखिएगा। और यस बैंक आपका अभी चर्चा में भी रहा, खबरों में भी रहा, याद रखिएगा। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि यस बैंक के जो फाउंडर्स थे आपके राणा कपूर और अशोक कपूर, वो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनते हैं। आईसीआईसीआई भारत के प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनता है, फुल फॉर्म बनता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज द कंप्लीट फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म बनता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अरब देश, पहला अरेबियन कंट्री जिसने पहला परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र तैयार किया है और उसको शुरू किया है, नाम बनता है बरकाह परमाणु संयंत्र या बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे हाल ही में लॉन्च किया। नेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द रीजन विच एवर न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब एग्जाम में सीधा आपसे पूछ लेगा कि बरकाह न्यूक्लियर प्लांट कहां पर, किस कंट्री में मौजूद है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो आउट ऑफ द इंडिया पूछ लिया है। आउट ऑफ द इंडिया तो पूछ लिया है, लेकिन ये आपके करंट अफेयर से ही संबंधित है। सीधा सीधा आपको याद रखना है बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर मौजूद है, तो ये आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में आपका मौजूद है, ये भी याद रखिएगा। और 2020 में होने वाला जो आपका आईपीएल है वो भी अब आपका यूएई में भी आयोजित होगा। इससे पहले आईपीएल 2009 में भारत से बाहर आयोजित हुआ था और वो आयोजित हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। कहा आयोजित हुआ था? वो आपका आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब यहाँ पर दे पाते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट काइट म्यूजियम लोकेटेड? भारत में पहला या भारत का जो पतंग संग्रहालय है वो कहां पर आपका मौजूद है? वेयर इज इंडियाज इज द काइट म्यूजियम लोकेटेड? पतंगों का, अलग अलग तरह की पतंगे हैं, प्राचीन समय से पतंगों को उड़ाने की परंपरा और प्रथा आपकी चलन में है। तरह तरह की पतंगे होती हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आप जाएं तो पतंगों का जो म्यूजियम आपका बनेगा वो तेलंगाना, असम, मिजोरम और गुजरात। फटाफट बताएगा करेक्ट आंसर। इसके लिए आपको ऐसे याद रखना है कि इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल होता है वो भारत के किस शहर में होता है, पहले आप ये याद करें। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आपका होता है अहमदाबाद शहर में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काइट म्यूजियम भी आपका गुजरात अहमदाबाद में ही आपका मौजूद है, याद रखिएगा। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करता हूँ, अहमदाबाद शहर आपका कहां पर मौजूद है, मतलब कि अहमदाबाद शहर गुजरात में किस नदी पर है, तो ये आपका साबरमती नदी पर मौजूद है। किस नदी पर मौजूद है? ये आपका साबरमती नदी पर मौजूद है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। मोटेरा स्टेडियम की बात करते हैं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपका अहमदाबाद में आपका मौजूद है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बरकतुल्लाह खां स्टेडियम किस राज्य में आपका मौजूद है? विच स्टेट इज द बरकतुल्लाह खां स्टेडियम लोकेटेड? ये तेलंगाना में है, असम में है, मिजोरम है या फिर गुजरात में है? बरकतुल्लाह खां स्टेडियम भारत के किस राज्य में मौजूद है? इंपॉर्टेंट बनता है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से।
करेक्ट आंसर ये भी बनेगा आपका गुजरात। अब आपको ये लिखकर बताना है कि गुजरात के किस शहर में बरकतुल्लाह खान स्टेडियम आपका मौजूद है, लिखकर मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत रेलवे किस राज्य में आपका लोकेटेड है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे सिचुएटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और बिहार। नीलगिरी पर्वत जो रेलवे है कहाँ पर मौजूद है? आप सभी ने सुना होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका बनता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और उसी से आप लोग याद रखें नीलगिरी जो आपका माउंटेन रेलवे है ये भी आपका तमिलनाडु में मौजूद है। तो दोस्तों मेरे साथियों आज के लिए इस क्लास में इतना ही, क्योंकि ये क्लास अभी हम अपने होम टाउन से ले रहे हैं। जल्दी ये क्लासेस आपको बिल्कुल लाइव मिलने लग जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है भाई, तब तक आप लोग जुड़े रहें और इन वीडियोस के माध्यम से अपनी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है उसे यहाँ पर कंप्लीट करें। अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, आप जो भी पढ़ना चाहते हो उस पर जाकर आप लोग क्लिक करें। स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं और आफ्टर दी रक्षाबंधन फेस्टिवल 2-3 दिन के अंदर ही मैं यहाँ पर आपकी जो स्पेशल क्लासेस फ्री आपकी क्लासेस चलती हैं उनके यहाँ पर दोबारा से शुरुआत कर दी जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पर जुड़ना है, नाम सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे आपकी क्लास यहाँ पर लाइव होना शुरू हो जाएंगे आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बिना किसी देरी के। क्लास पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथियों इतना ही। शाम 4 बजे आपकी एक और क्लास लगी हुई है, उस क्लास का प्रीमियर आपका चलेगा, जिस क्लास का नाम है जीएस की। जो क्लास आपकी चलती थी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपकी एज इट इज चलेगी और 1 से 2 दिन में वो क्लास आपकी लाइव भी चलने लग जाएगी। तब तक इसी तरह से आप अपनी तैयारी को आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथियों इस क्लास में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।